तमाम फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को, चाहने वालों को, देखने वालों को, पाकिस्तान को वसीम अहमद का सलाम। सेनेट का इलेक्शन, सियासी जोड़ तोड़, क्या नताइज निकलेंगे, कौन किस पर बाजी लेगा, बात करेंगे डॉक्टर दानिश से। डॉक्टर साहब, सवाल क्यों, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपको भी सलाम, आपके सुनने वालों को भी सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने दोबारा मुझे वक्त दिया, बहुत मेहरबानी आपके कीमती वक्त का। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सेनेट का इलेक्शन भी है, तो आप ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? थोड़ा सा तफसील से देखिए, जरा बयान कर दें पब्लिक के लिए। अच्छा चले मैं बता देता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हमें आना चाहिए कि जी पाकिस्तान का आइन जो सबसे मुकद्दम है। आपको पता है पार्लियामेंट को रूल ऑफ बिजनेस, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये मिलके चलते हैं। पाकिस्तान में कई कानून होता है, पाकिस्तान पीनल कोड भी है, ऑर्डिनेंस भी होता है, बड़ी बड़े कानून सामने आते हैं। लेकिन एक बात तय है कि सबसे बड़ा कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई कानून नहीं है, सब उसके नीचे आते हैं। इवन के सुप्रीम कोर्ट को भी ये इख्तियार नहीं है कि आइन को आर्टिकल में कोई तब्दीली कर सके। उसके पास जो इख्तियार है वो सिर्फ तशरीह की का है कि अगर कोई आर्टिकल ऐसा है जिसमें जो लोग, जो लॉयर्स हैं, जो कानूनदान हैं, उनको या हुकूमती एलिमेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिहाज से वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें तशरीह कर देता है। सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है कि वो आइन के आर्टिकल में किसी किस्म की तब्दीली कर सके। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है कि वो उसमें तब्दीली कर सकता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1973 जो बना है, वो आपके दस्तूर साज असम्बली ने बनाया था, और ये जो है वो कानून साज असम्बली है। तो दस्तूर साज असम्बली जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। अब आते हैं कि जनाब, ये जो खुफिया बैलेटिंग, आइन का आर्टिकल 226 क्या है? वो बस वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेटिंग से होगी। उसमें शफ़ाफ़ियत को कायम रखते हुए सीक्रेसी को, वोट की सीक्रेसी को आपने बहाल रखना है। यानी जो आदमी वोट देगा, वो किसी को ना पता चले कि वो वोट किसका है। ये खुफिया बैलेटिंग कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें वाज़ेह तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 में मोटा-मोटा लिखा है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेटिंग से होगा। तो इसमें कोई एम्बिग्युइटी, इबहम तो है नहीं, लेकिन फिर भी हुकूमत जो है वो उसने एक तरफ तो अपना रेफरेंस लेके गई अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ उसने जो है वो एक ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया सदर से। अच्छा, सदर ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते आइन के आर्टिकल 226 के खिलाफ, तो उन्होंने वो गैर आइनी इकदाम किया था। अब वो रेफरेंस लेके जब गए तो देखें सुप्रीम कोर्ट ने भी वही फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जनाब, जो भी इलेक्शन होगा वो खुफिया बैलेटिंग के जरिए होगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देता है कि जनाब खुफिया बैलेटिंग के जरिए नहीं बल्कि ओपन बैलेटिंग से होगी, तो इलेक्शन कमीशन क्योंकि खुद मुख्तार इदारा है और आइन उसको ये कह रहा है कि खुफिया बैलेटिंग से होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को उठाकर डस्टबिन में फेंक सकता है। ये उसको पूरा इख्तियार हासिल है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वाज़ेह तौर पर वही पुली को रखा, और वो उनको पता है कि वो आइन के आर्टिकल को तब्दील नहीं कर सकते हैं, तो चुनांचे उन्होंने कहा कि खुफिया बैलेटिंग से होगी। लेकिन उसमें इबाम डालने के लिए लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ऐसी इस्तेमाल की जाए ताकि वोट की शफाफियत को कायम रखा जाए। अब लोग हुकूमत के समझने लगे, हालांकि हुकूमत को बहुत बड़ी शिकस्त हुई, क्योंकि जो रेफरेंस, सदारती रेफरेंस था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिग्रेट किया, यानी सदर के उस रेफरेंस को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। तो गोया यही समझ आ जाना चाहिए था हुकूमत को कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। लेकिन वो जो उन्होंने फैसले में ये लिखा कि जनाब अली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें ताकि और शफाफियत हो, उसको हुकूमत ने कहा कि ये हमारे फेवर में है, और उसके बुनियाद पर वो कल से आपने देखा था कि हुकूमत के नए नए किस्म के लोग आकर, जिनको अली बे नहीं पता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आके बात कहने लगे, और सबको एक तरीके का लेटर मिला हुआ है। चाहे वो हुकूमती मीडिया पर्सन है तो वो भी उस चीज को कोट कर रहे हैं और अपने ट्विटर पे लगा रहे हैं, और हुकूमती है तो लगता ये है कि किसी एक जगह से वो पेपर रिलीज हुआ था जिसको सब आदमी कर रहे थे। उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि आप सबके लेटर को, ट्वीट्स को जब जमा डॉक्टर किया साहब, अब जाएगा। इतना टाइम तो है नहीं, तो अब कौन सी टेक्नोलॉजी इस वक्त लेकर आने की कोशिश हो रही नहीं है? तो सवाल ही पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो करना था वो सही किया, उन्होंने उठाकर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो ये इलेक्शन जो है
उसी तरीके से होगा जैसे होना है। तो तो अब ये है मुख्तसरन कि ये कि अब खुफिया बैलेटिंग जो है वो खुफिया बैलेटिंग ही खुफिया होगी ना। खुफिया बैलेटिंग होगी, और जो वोट देगा उसकी सीक्रेसी को इलेक्शन कमीशन ने पिछली इलेक्शन की तरह से महफूज रखा। अब आप इस जगह पर फिर सेनेट के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? कौन सियासी खेल खेलेगा, कौन बाजी लेगा? अगला सवाल बाद में करूंगा, पहले आप बताइए कि आप कैसे देखिए देख रहे हैं। सेनेट इलेक्शन इस वक्त जो है वो सेनेट का इलेक्शन जो मेन है बेसिकली इस वक्त होता ये है कि जी सेनेट में पीडीएम के भी बहुत सारे सेनेटर रिटायर कर रहे हैं, और अपोजिशन के भी और हुकूमत के भी, तो उनके ऊपर इलेक्शन हो रहा है, और वो इलेक्शन जो है उसके ऊपर जाहिर है कि सूबों के हवाले से वोट होता है, फेडरल के हवाले से वोट होता है। लेकिन कल का जो मौका है वो सबसे अहम मौका जो है वो है जनाब हफीज शेख साहब जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, और जनाब यूसुफ रजा गिलानी जो मुत्तफका उम्मीदवार है पीडीएम के, इनका मुकाबला है। अच्छा, इनकी वोटों की टोटल तादाद जो है वो 341 है, और 171 जिसने भी लिया वो जीत जाएगा। अच्छा, अगर पार्लियामेंट में फेडरल इसमें असेंबली में, कौमी असेंबली में आप तादाद देखें तो उसमें तादाद ये है कि 181 वोट जो है वो हुकूमत के हैं, और 160 वोट जो है वो पीडीएम के हैं। तो बज़ाहिर अगर हर आदमी अपनी अपनी पार्टी के हवाले से वोट दे, इनमें इत्तेहादी भी हैं, वरना 157 है पीटीआई का वोट। तो अगर इत्तेहादी और हुकूमत अपने नुमाइंदे को वोट देते हैं तो 181 वोट बनता है, वो जीत जाते हैं, 160 पीडीएम को पड़ेगा। लेकिन सूरत हाल तब्दील है, दो तीन वजूहात से बहुत तब्दील है, क्योंकि पीटीआई में बहुत बड़ी ग्रुपिंग सामने आ गई है। और वो ग्रुपिंग क्यों आई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी तंजीमी लोगों को वो अहमियत नहीं दी, और उन्होंने उनकी पार्टी में आए जो पैराशूटर थे, जो एटीएम मशीन वाले थे, जो लोटे थे, जो खाना बदोश थे, जो इंडक कर दिए गए थे, चू चू का मुरब्बा ये पार्टी है, कोई तंजीम तो है नहीं है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है पीटीआई के जो लोग हैं, एमएनएज एमपीएस, जिनको कोई इज्जत नहीं थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, वो उनको मौका मिल गया, वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं। एक तो वजूहत ये है, और दूसरा जो है वो एक चौधरी सरवर ग्रुप है, तो जनाब जहांगीर तरीन ग्रुप है, तो जनाब आली इधर लियाकत जतोई ग्रुप है, तो उधर जनाब आली कराची में एक ग्रुप है, फिर जनाब परवेज खटक ग्रुप हो गया है। तो ये सारे ग्रुप एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हुए, और इमरान खान साहब के लिए ये कोई भी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं रखता है इन ग्रुप में ज्यादातर लोग। तो जिसका नतीजा ये है कि इमरान खान से तो बजाहिर ये इलेक्शन हाथ से निकल जा रहा है, क्योंकि उनके नुमाइंदा हफीज शेख हैं। तो एक तरफ वो इमरान खान के कहने के ऊपर वोट डालने को तैयार नहीं है, और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि हफीज शेख को तो बिल्कुल टालने को तैयार नहीं है। हफीज शेख के लिए लोगों का ये कहना है कि ये आईएमएफ का नुमाइंदा है, ये पीटीआई का नुमाइंदा नहीं है, तो हम आईएमएफ के नुमाइंदे को जो फॉरेन एजेंट है क्यों वोट देंगे। अब जहां तक बात यह है कि अगर पीटीआई के नुमाइंदे वोट नहीं देते हैं अपने नुमाइंदे को, और वो वोट यूसुफ रजा गिलानी की तरफ चला जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि यूसुफ रजा गिलानी जीत जाएंगे। जहां तक मुझे पता है 17 इस वक्त ऐसे पीटीआई में और इत्तेहादियों में लोग हैं, इससे ज्यादा हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 17 ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के कहने के लिहाज से आपके इनको हफीज शेख को वोट नहीं दे रहे हैं। तो ये 17 जाएंगे आपके यूसुफ रजा गिलानी की तरफ। अगर यूसुफ रजा गिलानी को ये 17 वोट जाता है तो वो जीत जाएंगे। पीडीएम इससे ज्यादा दावा कर रही है, वो ये कह रही है कि पीटीआई के और ज्यादा लोग हमसे राब्ते में हैं, कुछ वीडियोस भी आ रही हैं, कुछ व्हाट्सएप भी आ रहा है। देखिए हर आदमी कोशिश करता है, जब पीटीआई वाले अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने को तैयार नहीं है और इमरान खान के रवैये पे आज वो एहतजाज करते हुए उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं, और खुफिया बैलेटिंग का फायदा उठाते हुए वो अपने जमीर के मुताबिक जिसको चाहते हैं वोट दें, तो इसी सूरत हाल में ये उनका राइट है कि क्या डीलिंग हो रही है, कहाँ हो रहा है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि पैसों की डीलिंग, हुकूमत तो कह रही है कि जनाब ये वीडियो, अरे भैया आपके पास एजेंसी है, आपके पास हुकूमत है, आपने तो दूसरों की वीडियो बना ली, व्हाट्सएप बना लिया, चाहे सही बनाया झूठ बनाया, लेकिन आप जो हम इस वक्त बैठ कर अपने एमएनएज एमपीएस को, अपने नुमाइंदों को लालच दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी आप ऑफर दे रहे हैं, उन आप या दूसरों को भी आप ऑफर दे रहे हैं, अपोजिशन वालों को भी आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वीडियो नहीं आ रही है।
वो इसलिए नहीं आ रही है कि अपोजिशन इस वक्त हुकूमत में नहीं है और एजेंसी उनके नीचे काम नहीं कर रहे हैं। हुकूमती एजेंसी तो हुकूमत के पास होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त अगर वाज़ेह तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो यूसुफ रजा गिलानी की जीत यकीनी है, क्योंकि मैं जिन 17 को जानता हूं वो वोट देने को तैयार नहीं है और बहुत सारे और लोग हैं। तो अगर वो तमाम ग्रुपिंग जो इस वक्त बड़े वाज़ेह तौर पर पीटीआई में नजर आ रही है और किसी भी सूरत में, किसी लालच में, किसी और सूरत में वो राजी होने को तैयार नहीं है और वो वोट यूसुफ रजा गिलानी को देने को तैयार है, सिर्फ एक वजह होगी कि अगर यूसुफ रजा गिलानी की हार होती है, क्योंकि इत्तेहादी भी ऐसे हैं कि वो हफीज शेख को वोट देने को तैयार नहीं है, वो तो पीटीआई के साथ रहने को तैयार नहीं है, वो तो मजबूर है कि एस्टेब्लिशमेंट उनको रोक रही है। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है कल, अगर वो वाकई न्यूट्रल हो जाती है कल, तो फिर यूसुफ रजा गिलानी की जीत को रोकने से कोई कोई नहीं रोक सकता है, वो जीत जाएंगे। तो इस तजिए के मुताबिक जो सियासी शतरंज के बेताज बादशाह हैं जनाब जरदारी साहब, तो उनका कॉल सच साबित हो जाएगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट में आएंगे और इमरान खान साहब की रुखसती होगी। कुछ ऐसा नक्शा दिखाई देगा फिर? देखिए देखिए ये जो यूसुफ रजा गिलानी का लाना है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब आज से नहीं, बहुत बड़े बड़े खेल खेलते रहे और कामयाब भी होते रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह कामयाब हो जाए। यूसुफ रजा गिलानी तक अगर इस्टेब्लिशमेंट को वो न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो गए तो कल की जीत है और उनकी खेल की कामयाबी है। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरीके से उनके साथ हुआ कि बज़ाहिर उनको कहा गया कि जनाब आपका वजीर आला आ रहा, आप जीत रहे, लेकिन ऐन मौके पे इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो मौजूदा हुकूमत का साथ दे दिया और जिससे जरदारी साहब का वहां खेल डैमेज हुआ और उनकी हुकूमत नहीं आ सकी। तो कल का खेल असल में इम्पोर्टेंट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी होती है। अगर वो इस हुकूमत का जिस तरह इन इस नाअहल हुकूमत को चला रही है, साथ दे रही है, उनकी हिमायत कर रही है, इनको लेके चल रही है, अगर कल जोरदार तरीके से, और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत का साथ दिया, इस तरह अगर इस्टेब्लिशमेंट ने भरपूर तरीके से आज पूरी रात वर्क किया और उन लोगों को जो कि इस वक्त तकरीबन ग्रुप्स में हफीज शेख के लिए और इमरान खान के लिए बागी हो गए, उनको वापस लाने में कामयाब हो गई, तो यकीनन उनके वोट की तादाद ज्यादा है, वो जीत जाएंगे। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहती है तो और आसिफ अली जरदारी साहब का ये खेल कि यूसुफ रजा गिलानी को ला रहे हैं, जिससे पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद भी अट्रैक्ट हो रहे हैं और इनको वोट देने को तैयार है, इधर उन पे प्रेशर हो या ना हो, लालच हो या ना हो, हफीज शेख के मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी उनके लिए अच्छा कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये है कि अगर न्यूट्रल हो जाती है तो, और आसिफ अली जरदारी साहब कम अज कम इस मामले में इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल करने में कामयाब हो जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाती है, तो यूसुफ रजा गिलानी की जीत होगी, तो यकीनन आसिफ अली जरदारी का खेल तो कामयाब हो गया। तो और इसका अगर मतलब यूसुफ रजा इसका गिलानी इसका साहब मत आ जाते हैं और आज यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर सेनेट में आते हैं तो ये मौजूदा हुकूमत के कमर पे जोरदार चोट पड़ेगी, जो ऑलरेडी इस वक्त बैसाखियों पे चल रही है, वो बहुत ज्यादा चांसेस उसके बन जाएगा गिरने का। तो मौजूदा सेनेट के इलेक्शन में इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम की अब कोई हैसियत नहीं रहेगी, जबकि वो गैर मशरूत अपना वजन पीटीआई के पलड़े में डाल चुकी है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एमक्यूएम से मेरी बात हुई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा किन लोगों से बात हुई है। एमक्यूएम एक लम्हा भी पीटीआई के साथ रहने को तैयार नहीं है, वो एक लम्हा भी हफीज शेख को वोट डालने को तैयार नहीं है। उनके लिए जो आसिफ अली जरदारी ने 2 सेनेट की टिकट के लिए कहा था उस पर वो बहुत खुश थे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और बहुत अहम उनके वोट हैं, ऐसा नहीं है कि उनके वोट अहम नहीं है, एक एक वोट सेनेट में बहुत अहम है। तो ये तो तकरीबन 6-7 इनके वोट है। सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यूएम क्या हफीज शेख को वोट नहीं देगी, यूसुफ रजा गिलानी को वोट देगी? तो उसका एक ही बात है कि खुद एमक्यूएम को आजाद छोड़ दिया जाए और उनसे कहा जाए, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आपके व्यूवर्स को, कि अगर एमक्यूएम को आज कोई ये फोन करके कह दे कि आप आजाद हैं, आप जिसको चाहे वोट दें,
एक वोट भी हफीज शेख को नहीं पड़ेगा, एक वोट भी इमरान खान को नहीं पड़ेगा, वो सारा वोट यूसुफ रजा गिलानी की तरफ जाएगा। इसका लेकिन मतलब है सवाल ये एमक्यूएम के पैदा ऊपर होता है, दबाव है। सवाल ये नहीं, बहुत अहम है, सवाल ये पैदा होता है कि एक उस वक्त जब उनको एमक्यूएम को इस्टेब्लिशमेंट ये कह दे कि भाई जो चाहो तुम करो, तुम्हारा इख्तियार है, तब तो ये होगा। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में एमक्यूएम है और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, तो एमक्यूएम ने तो वहीं वोट देना है जहां इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। उसको इमरान खान से कोई रगबत नहीं है। आज अगर इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ न्यूट्रल हो जाए, तो सबसे पहली जमात इस हुकूमत से निकलने वाली, मैं दावा कर रहा हूं, सबसे पहली जमात जो होगी हुकूमत से निकलने वाली, वो एमक्यूएम होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखते हैं कि कल का इलेक्शन किसके ऊपर क्या दबाव साबित करता है। तो कल का इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि कौन दबाव में था, कौन दबाव में नहीं था। लेकिन आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ रुखसत कि अल्लाह पाकिस्तान की, उसके अवाम की हिफाजत फरमाए और अपनी कुल कायनात पर रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।